Hello everyone, welcome back on Economics Academy. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. सभी के कमेंट्स आ रहे हैं. Good afternoon प्रीति जी. Good afternoon. जी आज हमारी थर्ड क्लास है. आज हमारी थर्ड क्लास है. इसके पहले हम जो पढ़ चुके हैं उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. चलिए क्या पढ़ने वाले थे आज हम लोग पढ़ने वाले थे क्या बताइए. डिमांड एनालिसिस. आज हम लोग पढ़ने वाले थे डिमांड एनालिसिस. तो बताइए क्या होता है डिमांड. सभी लोग अपने अपने पॉइंट दीजिए. क्या होता है डिमांड. हम डिमांड किसे कहते हैं, हम डिमांड करते क्यों हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी डू डिमांड. व्हाई डू वी डू डिमांड. बताइए हम लोग डिमांड क्यों करते हैं. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सुरेश जी. बताइए क्यों करते हैं हम डिमांड. अपने वर्ड्स में लिखिए. हम लोग मांग क्यों करते हैं. सुरेश जी लिख रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. जी हाँ बिल्कुल सही है. हम लोग डिमांड क्यों करते हैं. टू फुलफिल आवर वांट्स, टू फुलफिल आवर नीड्स, टू सेटिस्फाई आवर वांट्स. ठीक है. तो टू satisfy our wants और fulfill our needs. अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं. ठीक है. आपको आवाज़ आ रही है या नहीं बताइए, टाइप करिए जल्दी जल्दी. तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, यानी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए हम डिमांड करते हैं. तो क्या बस इतना ही डिमांड है कि बस अपने नीड्स को पूरा करना, या ये कह देना कि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या डिमांड है. क्या सिर्फ इसे कह देने से ये कहा जाएगा कि इकॉनमी में डिमांड हो रही है. आंसर कीजिए यस और नो. तो देखिए सही है आपका आंसर नहीं. क्यों. क्योंकि सिर्फ ये कह देने से कि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना या अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है डिमांड है, ये गलत होगा. डिमांड को करने का के लिए 3 कंडीशन है. इकॉनमी में डिमांड होने के लिए 3 कंडीशंस है. क्या है देखिए, देयर आर 3 कंडीशंस for for happening demand. क्या है पहला देखिए, desire for a good, willing to pay for that good, willing to pay for that commodity, or ability to pay for that commodity.
डिमांड होने के लिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। क्या है ये थ्री कंडीशन? डिजायर फॉर अ गुड, विलिंग टू पे फॉर दैट कमोडिटी और एबिलिटी टू पे फॉर कमोडिटी। इसका मतलब क्या है? डिजायर फॉर अ गुड मतलब किसी गुड को प्राप्त करने की इच्छा, विलिंग टू पे फॉर दैट कमोडिटी मतलब उस कमोडिटी के लिए आपकी इच्छा है कि आप उसके लिए पे करेंगे, और एबिलिटी टू पे फॉर दैट कमोडिटी और आपकी क्षमता भी है, यानी आपके पास बजट भी है उस कमोडिटी को पे करने के लिए। तो किसी फिक्स टाइम पीरियड में इफ यू आर डिजायर फॉर अ कमोडिटी, यू आर विलिंग टू पे फॉर दैट कमोडिटी एंड यू हैव एबिलिटी टू पे फॉर दैट कमोडिटी, देन इट विल हैपन डिमांड। ठीक है, तब कहा जाएगा कि इकोनॉमी में डिमांड हो रहा है। तो किसी फिक्स टाइम पीरियड में, निश्चित समय अवधि में अगर आपको किसी गुड को प्राप्त करने की इच्छा है, आप उसके लिए पे करने के लिए तैयार है और आपके पास बजट भी है पे करने के लिए, तो उसे डिमांड कहा जाएगा। इसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसे डिमांड नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मार्केट में आप जाते हैं, आपको अपनी कोई फेवरेट ड्रेस पसंद आती है, आप सोचते हैं कि मुझे ये कुर्ती अच्छी लग रही है, मुझे ये चाहिए, आपकी इच्छा हुई कि आपको ये चाहिए और आपके पास बजट भी है कि उस कुर्ती के बराबर आपके पास पैसे भी हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास बजट भी है, आपकी इच्छा भी है, बट आप विलिंग नहीं है उसके लिए पे करने के लिए। आपको लग रहा है कि मैं इस कुर्ती को अभी नहीं खरीदती हूँ, रहने दीजिए, मैं अभी मेरा एग्जाम है, मैं बुक्स ले लेती हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ? इसे डिमांड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप डिजायर तो है, आपके पास बजट भी है, बट यू आर नॉट विलिंग टू पे फॉर इट, आप उसको पे करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास डिज़ायर है, आपकी इच्छा भी है कि आपको वो ड्रेस चाहिए, आपके पास आप विलिंग भी है कि हाँ मुझे ये ड्रेस खरीदना है, मैं उसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके पास बजट नहीं है, तो उसे भी डिमांड नहीं कहा जाएगा। यानी अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है कि आप डिज़ायर भी हैं, आप पे करने के लिए तैयार भी हैं और आपके पास बजट भी है और आप इसे खरीद रहे हैं, तो इसे बोला जाएगा कि डिमांड हो रहा है। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बताइए कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग डिमांड। बताइए कौन से फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको हम लिखते हैं प्राइस ऑफ टैक्स, इसे लिखेंगे प्राइस ऑफ वाई। जैसे इसमें आपका क्या आएगा, इसमें दो कमोडिटी आती है, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और दूसरा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, थर्ड क्या है, इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है उसकी आय, थर्ड टेस्ट प्रेफरेंस, वेदर, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन, इमरजेंसी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी मतलब अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, आप कोई मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है,
कोका कोला ले लीजिए, ठीक है। आप मार्केट में जाते हैं, आप कोका कोला लेते हैं, तो आपको कोका कोला की जो प्राइस है वो खुद इफेक्ट करिए। अगर कोका कोला की प्राइस बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड को कम कर देंगे। तो यानी कोका कोला एक गुड है जिसकी प्राइस में अगर थोड़ा भी चेंज आता है तो आप उसकी डिमांड को कम कर देते हैं, तो इसकी प्राइस खुद इसे इफेक्ट कर रही है। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड, तो इनके प्राइस में चेंज आने से डिमांड में भी चेंज आता है। प्राइस ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो भी डिमांड इफेक्ट होगा, बढ़ जाएगा डिमांड, ठीक है। अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो भी डिमांड कम हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। टेस्ट है, आपका टेस्ट कैसा है, अकॉर्डिंग टू टाइम आपका टेस्ट चेंज होता रहता है, आपके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। पहले आप साड़ी पहनते थे, धीरे धीरे सूट का जमाना आया, फिर जीन्स का जमाना आया। ड्रेसेस जो है चेंज हो रहे अकॉर्डिंग टू वेदर प्रेफरेंसेस। फैशन भी कह सकते हैं आप, फैशन भी है जो आपके डिमांड को चेंज करता है। वेदर चेंज करता है आपके डिमांड को, जैसे कि वेदर में क्या ले लीजिए, अगर समर वेदर है तो आप एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी इनकी डिमांड करते हैं। विंटर है तो वुलन क्लॉथ चाहिए, और कॉफ़ी, चाय इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन किसी कंट्री की ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर डिमांड भी कम है। एक्सपेक्टेशन भी है। एक्सपेक्टेशन जैसे आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ने वाली है तो आप उसकी करंट डिमांड को बढ़ा देते हैं। इसमें गोल्ड सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइस जो है फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है तो लोग प्रेजेंट में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड की डिमांड करते हैं, परचेज करते हैं। इमरजेंसी के टाइम में भी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। कोरोना में आपने देखा था, जो मास्क है, इन सारी चीज़ों का क्या है, डिमांड जो है वो अचानक से बढ़ गया था। सैनिटाइजर है, ठीक है। तो ये डिमांड को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। चलिए इसको हम एक फंक्शन में देखते हैं। डिमांड ऑफ गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई यानी रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, प्रेफरेंस, वेदर, फैशन, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। लेकिन हमने भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर हम सारे फैक्टर को वेरिएबल लेके चलेंगे, यानी इन सारे फैक्टर का डिमांड पर शॉर्ट टाइम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम ये पता करने चलेंगे तो हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो मार्शल थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शॉर्ट टर्म में ये सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया था और सिर्फ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को वेरिएबल माना था, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जो मार्शल थे इन्होंने डिमांड को एनालिसिस करने के लिए क्या किया था, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इन्होंने दिया था, जिसमें क्या था, सेटेरिस पेरिबस, जिसको उन्होंने क्या कहा था, सेटेरिस पेरिबस इन्होंने टर्म दिया था, सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस ये एक टर्म दिया था जिसका मीन क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो जो मार्शल थे वो क्या कहते हैं कि इन द शॉर्ट रन दीज ऑल आर फैक्टर्स, जो है ये सारे फैक्टर्स वो हैं कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ हम एक फैक्टर यानी प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, इसको हम सिर्फ लेके चलेंगे, तब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में जो डिमांड फंक्शन होगा वो कैसा होगा, ऑफ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। ये कौन सा फंक्शन है, ये है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर किया गया डिमांड फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस यानी सेटेरिस पेरिबस के अंदर दिया गया एक डिमांड फंक्शन है जिसे मार्शल ने दिया था। सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। चलिए बताइए, किसी को कुछ दिक्कत है?
चलिए अब हमें देखना है पहले कि क्या होता है रिलेटेड गुड। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हम जो कह रहे हैं वो क्या है? रिलेटेड गुड्स, इसमें हम दो गुड्स को पढ़ते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल हमने क्या दिया था? फोन एंड सिम। और सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल क्या है? टी एंड कॉफी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जांपल क्या है? फोन एंड सिम। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है? फोन और सिम, जिनका काम एक दूसरे के बिना नहीं चलता। अगर सिम नहीं है तो फोन बेकार है, अगर फोन नहीं है फोन है तो सिम अगर नहीं है तो फोन खराब है। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा है। आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ हो गई बोलने में। अगर सिम है तो सिम क्या है? वो फोन के बिना यूजलेस है। ठीक है, हम सिम का यूज कर ही नहीं सकते अगर हमारे पास फोन नहीं है, और अगर हमारे पास फोन है और सिम नहीं है तो क्या होगा? हम फोन का यूज नहीं कर सकते बिना सिम के। ठीक है, इस तरह देखिए सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? टी एंड कॉफी। अगर कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है, तो और एक नॉर्मल पीपल के लिए बेयर करना कॉफ़ी का प्राइस अगर महंगा हो गया तो वो क्या करेगा? वो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा। उसकी आदत है डेली कॉफ़ी लेने की, कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ गई तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या देखेगा? चाय। ठीक है, अगर कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी को छोड़कर टी को यूज करने लगते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, ब्रेड और बटर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ठीक है, इनका एक दूसरे के साथ काम चलता है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए डिमांड ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी अगर किसी कमोडिटी की प्राइस जो है अगर इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड क्या होगी? प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होगी तो डिमांड ऑफ एक्स जो है वो कम हो जाएगी। फिर क्या है? डिमांड ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स के बीच में हमेशा कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। अगर फोन का प्राइस बढ़ गया तो सिम की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। हाँ, अगर फोन की प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा? सिम का डिमांड कम हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में नेगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव रिलेशन होगा, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो कैसा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर फोन की प्राइसेस बढ़ गई तो क्या होगा? सिम की डिमांड भी कम, प्राइसेस बढ़ने से फोन की डिमांड कम हुई तो सिम की डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव रिलेशन। चलिए इनकम के बीच कैसा रिलेशन है? डिमांड ऑफ एक्स, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी और इनकम ऑफ कंज्यूमर के बीच में कैसा रिलेशन है? तो अगर इनकम जो है किसी कंज्यूमर का इंक्रीज होता है तो वो क्या करेगा? कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करेगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो लोगों को वेल्दी फील होगा, हाँ भाई हमारे पास बहुत पैसे आ गए, तो वो क्या करेगा? शॉपिंग करने जाएगा। यानी वो क्या कर रहा है? डिमांड को बढ़ा रहा है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिव। पर ध्यान दीजिए सारे केसेस जो है वो नॉर्मल कमोडिटी के लिए हो रहा है। इन्फीरियर गुड या गिवन गुड का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, टेस्ट प्रेफरेंसेस ये सब सारी चीज़ें जो हैं वेदर ये सब कुछ जैसे जैसे चेंज होते हैं डिमांड उनके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इनके बीच अक्सर पॉजिटिव रिलेशन ही होता है। ठीक है, चलिए कोई डाउट है तो बताइए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिमांड कर्व के बारे में। ठीक है, डिमांड कर्व बताइए क्या होता है डिमांड कर्व? देखिए जो डिमांड कर्व है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व,
इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है क्या होता है बताइए? देखिए जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो बताता है कि डिफरेंट प्राइस लेवल पर लोग डिमांड किस तरीके से करें, कितने क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। मतलब अगर अलग अलग प्राइस हम रखते हैं तो इकोनॉमी में लोग जो इंडिविजुअल हैं वो डिमांड कितनी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व? मान लीजिए ये एक डिमांड कर्व है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्राइस यहाँ पर ले लीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड मतलब कितनी मात्रा में वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या रखी? प्राइस यानी कीमत। मान लीजिए हमने प्राइस रखी P1, P प्राइस पर क्यों क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, ठीक है। फिर अब क्या हुआ? प्राइस को हमने कम कर, प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, Q2 हो गई। फिर प्राइस कम किया, क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गई? P2 P3, क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो जब प्राइस कम हो रहा है, इनके बीच रिलेशन कैसा दिख रहा है? देखिए निगेटिव रिलेशन। प्राइस कम हो रहा है, डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, इनके बीच कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। तो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या बताता है कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व से देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है डिमांड कर्व का? देखिए मार्केट डिमांड। बताइए मार्केट डिमांड क्या होता है? टाइप कीजिए, क्या होता है मार्केट डिमांड? बताइए क्या होता है मार्केट डिमांड? देखिए मार्केट डिमांड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल समेशन of all individual डिमांड कर्व। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार पूछा जाता है कि क्या होता है मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व जो है वो इंडिविजुअल समेशन है ऑफ ऑल, जो मार्केट डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल समेशन है ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखिए कैसे? मान लीजिए ये इंडिविजुअल 1 का डिमांड कर्व है, कोई एक व्यक्ति है उसका डिमांड कर्व है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, उसका डिमांड कुछ इस तरीके से है। मार्केट में हर व्यक्ति की डिमांड अलग अलग होती है। दूसरा व्यक्ति है जिसका डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से है, और ये है मार्केट डिमांड कर्व, वाई एक्सिस मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। देखिए ये प्राइस है P, इस P प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है? इतनी। मान लीजिए प्राइस हमने रख दिया 10 रुपये, ठीक है। मान लीजिए कोई आइसक्रीम है उसकी हमने प्राइस रख दी 10 रुपये। इंडिविजुअल एक क्या है? जब वो
10 रुपए की आइसक्रीम थी तो वो क्वांटिटी की डिमांड कितनी कर रहा है, मान लीजिए 1 यूनिट की डिमांड कर रहा है। जो इंडिविजुअल 2 है वो जब आइसक्रीम की प्राइस 10 रुपए है तो वो 3 आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है। 10 रुपए प्राइस है यहाँ पर, तो वो कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, मान लीजिए वो 3 क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है। और तो मार्केट आपका क्या होगा, मार्केट डिमांड कितना हो गया, इसने डिमांड की 1 यूनिट की, इसने डिमांड की 3 यूनिट की, तो टोटल आइसक्रीम की कितनी डिमांड हो गई मार्केट में, 4 आइसक्रीम की डिमांड हो गई। यानी मार्केट में उन्हीं गुड की डिमांड की जाती है, उतनी ही मात्रा डिमांड की जाती है जितनी लोगों की डिमांड है। तो मार्केट में डिमांड आइसक्रीम कितनी है, 4 यूनिट, तो मार्केट डिमांड कर्व कुछ कैसा बनेगा, देखिए कुछ ये फ्लैटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी डिमांड हो जाएगी, 4 क्वांटिटी। तो ये है मार्केट डिमांड कर्व, जो है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए। प्राइसेस यहाँ भी चल रहे हैं 10 रुपये प्राइस पर, देखिए 10 रुपये प्राइस पर जो इंडिविजुअल 2 है, यानी व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है वो 3 आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है, और 10 रुपये प्राइस पर ही व्यक्ति एक जो है वो 1 आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है। तो मार्केट डिमांड कितना हुआ, टोटल है डिमांड सारे इंडिविजुअल का, तो दोनों मिलकर कितनी डिमांड करें, 4 यूनिट की, तो ये मार्केट डिमांड कितना हो गया आपका 4, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसलिए जो मार्केट डिमांड कर्व है वो थोड़ा फ्लैटर बनेगा। देखिए इंडिविजुअल 1 जो है वो कम डिमांड कर रहा है, फ्लैटर है इसकी, स्टीपर है इसकी डिमांड, इसकी थोड़ी फ्लैटर है, और मार्केट डिमांड जो होगी वो हमेशा ज़्यादा ही फ्लैटर होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है कि मार्केट डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, तो वो फ्लैटर होता है, स्टीपर नहीं होता, ठीक है, मोर फ्लैटर। चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, लॉ ऑफ डिमांड। बताइए क्या है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है बताइए, डिफाइन क्या कीजिए आप लोग भी भाई। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी जो अदर फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेंगी, तो प्राइस जो गुड एक्स है उसकी प्राइस में चेंज आने से गुड एक्स की डिमांड में भी कमी आएगी। तो ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल एज इट इज़ ही याद रखिएगा। क्या कहती है कि आप इफ अदर थिंग्स constant with the increase in price, quantity demand, it leads to decrease in quantity डिमांड, ठीक है। अगर अन्य सारे फैक्टर स्थिर रहेंगे तो प्राइस में चेंज आने से डिमांड में भी चेंज आएगा।
तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर सभी फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर प्राइस में चेंज आएगा, मान लीजिए प्राइस पहले इतना था, क्वांटिटी डिमांड इतनी और थी, प्राइस में कमी आ गई तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर हम पढ़ते हैं इसे, तो याद रखिएगा डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या कहती है, जो मार्शल थे उन्होंने डिमांड एनालिसिस करने के लिए क्या कहा था कि शॉर्ट टर्म में अदर थिंग्स जो है, जो ऑल अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ उसी वस्तु जो जिस वस्तु की हम डिमांड कर रहे हैं उस वस्तु की प्राइस में सिर्फ वेरिएबिलिटी आती है, वो चेंज होता है, बाकी सारे फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक फेमस वर्ड यूज किया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटरिस पेरिबस, जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, चलिए बताइए किसी को कोई डाउट है तो। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ डिमांड। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के डिमांड होते हैं। ठीक है, डिमांड फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। राइट, पहला क्या है, डायरेक्ट डिमांड फंक्शन। अभी हमने जो पढ़ा वो डायरेक्ट डिमांड फंक्शन है, यानी प्राइस डिमांड ऑफ गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स। ये कौन सा डिमांड फंक्शन है, ये डायरेक्ट डिमांड फंक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइस का जो है डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम डायरेक्टली देखते हैं। अगर हमें चेक करना है कि डिमांड बढ़ी है तो वो किस वजह से बढ़ी है, तो हम इस वेरिएबल, इस फैक्टर को हम वेरिएबल कर सकते हैं। वेरिएबल करने का मतलब इसमें चेंज कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम प्राइस को बढ़ाकर देख ले कि डिमांड उसी वजह से बढ़ी है, प्राइस को कम करके देखेंगे उसकी वजह से बढ़ी है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा। तो अगर हमें पता चला है कि डिमांड बढ़ी है तो उसका कारण क्या होगा, तो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कम हुई होगी, तभी जो है डिमांड इस कमोडिटी की बढ़ी है। दूसरा बताइए क्या है डिमांड फंक्शन, क्रॉस डिमांड फंक्शन। क्रॉस डिमांड फंक्शन क्या होता है बताइए, क्रॉस डिमांड फंक्शन हम किन कमोडिटी को लेते हैं, बताइए क्या होता है क्रॉस डिमांड फंक्शन। देखिए क्रॉस डिमांड फंक्शन में वही प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्रॉस डिमांड फंक्शन क्या कहता है कि इनकी प्राइस में चेंज आने से जो डिमांड ऑफ गुड एक्स है उसमें क्या चाहिए। मान लीजिए कि जो हम लोग जिस गुड की डिमांड कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, जैसे कि पेन और इंक ले लीजिए। तो हम पेन की डिमांड कर रहे थे, अब क्या हुआ, इंक का जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो पेन की डिमांड में क्या होगा, इफेक्ट कमी आएगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ी तो डिमांड में कमी आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड केस में क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट है यानी पेन और इंक है दोनों एक साथ यूज होते हैं, तो अगर इंक की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, पेन की डिमांड में भी कमी आएगी। तो ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड फंक्शन, यानी दूसरे कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने का इफेक्ट जो है वो पहले कमोडिटी में पड़ रहा है। ठीक है, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई में चेंज आने से डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स में चेंज आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड फंक्शन। ठीक है, वैसे सब्स्टिट्यूट गुड ले लीजिए, कॉफी की प्राइसेस बढ़ी तो चाय की डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, कॉफी के डिमांड का इफेक्ट जो है वो कॉफी की प्राइस बढ़ने का इफेक्ट टी के डिमांड पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि क्रॉस डिमांड फंक्शन है। ठीक है, चलिए दूसरा, तीसरा क्या है आपका ले लीजिए, थर्ड है इनकम डिमांड। ठीक है, इनकम डिमांड फंक्शन।
बताइए, नाम से ही पता चल रहा है क्या बोल रहा है ये कर। जब किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो उसका डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम बोलते हैं इनकम डिमांड फंक्शन। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसे। ये नहीं कि आप नई नई हवा में लेके चले जाएं कि ये सब नहीं आते, एग्जाम में सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इनकम डिमांड फंक्शन क्या बोलता है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए। एक जो फोर्थ टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इनवर्स डिमांड फंक्शन। इनवर्स डिमांड फंक्शन, इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या कहती है बताइए, कोई किसी को पता है? इनवर्स डिमांड कहती है, जैसे अभी आपने पढ़ा था क्या, डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या है, ये डायरेक्ट डिमांड फंक्शन है, ठीक है। तो इनवर्स डिमांड फंक्शन आपको क्या बोलेगी, इनवर्स डिमांड फंक्शन आपको कहती है कि प्राइस ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ डिमांड ऑफ एक्स। जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। यानी यहाँ पर जो प्राइस है किसी कमोडिटी की वो उसकी डिमांड से इफेक्ट हो रही है। कोई गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड अगर मार्केट में ज़्यादा हो रही है तो क्या होता है, इसके लोग प्राइसेस बढ़ाने लगते हैं। यानी अगर उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे कौन सा, वहाँ पे इनवर्स डिमांड फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो ये है इनवर्स डिमांड फंक्शन। चलिए अब हम देखते हैं कि डिमांड दो तरीके से होती है। ये तो डिमांड फंक्शन के टाइप थे। अब देखिए डिमांड क्या होता है, डिमांड भी आपके दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डिमांड, ठीक है। आर टू ऑफ, कौन से दो है डिमांड के टाइप? फर्स्ट देखिए डायरेक्ट डिमांड, जहाँ पे हम डायरेक्टली डिमांड करते हैं किसी कमोडिटी की, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली डिमांड करते हैं और जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। जैसे मेरी इच्छा हुई कि मैं एक मोटर बाइक खरीदूँ, तो मैंने एक मोटर बाइक खरीदा और मैं उसको चलाना शुरू कर दी। मैंने एक मैगी, मेरा मन हुआ कि मैं कोई बिस्किट परचेज करूँ और खाऊँ। मैंने बिस्किट परचेज किया और मैंने उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट डिमांड। मेरा मन हुआ कि मैं एक आइसक्रीम खाऊँ, तो मैंने आइसक्रीम खरीदा और मैंने उसे डायरेक्टली खा लिया, तो ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड। जिसको हम खरीद रहे हैं और डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड। और एक होता है डिराइव डिमांड, जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं। डिराइव डिमांड जो है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता, बल्कि इसको हम परचेज करते हैं किसी दूसरे कमोडिटी को बनाने के लिए। जैसे कि रॉ मटेरियल्स ले लीजिए, ठीक है। अगर मुझे मैगी बनाना है तो मैं क्या करूँगी, गेहूँ की डिमांड कर रही हूँ, तो गेहूं की डिमांड क्या है, डिराइव डिमांड। गेहूं की डिमांड मैगी को बनाने के लिए हो रही है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको कोई और प्रोडक्ट ले लीजिए, रॉ मटेरियल्स ले लीजिए, कुछ भी, जैसे मशीनरी है, हम मशीनरी क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हमको उससे कुछ बनाना है। जैसे और एक अच्छा एग्जांपल ये भी है, ये पूछा गया था एग्जाम में कि हम एजुकेशन लोन की डिमांड कर रहे हैं, तो बताइए जो एजुकेशन लोन है वो किस लिए है, वो कौन सा डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड है या डिराइव डिमांड है, बताइए आप। बताइए क्या है ये, मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एजुकेशन लोन हम जो डिमांड करते हैं वो कैसा डिमांड है, डायरेक्ट है या डिराइव डिमांड है? देखिए जो एजुकेशन का लोन है, एजुकेशन लोन है, वो डिराइव डिमांड है। क्यों? क्योंकि मैं अभी एमबीबीएस करने जा रही हूँ, मुझे चाहिए उसके लिए कुछ पैसे। मैं एमबीबीएस करके क्या बनना चाहती हूँ, डॉक्टर। मेरा प्रेजेंट डिमांड यूज़ क्या है पैसे का, मुझे एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए मैं लोन की डिमांड कर रही हूँ, यानी लोन की डिमांड जो वो डिराइव हो गया, ये कहाँ से, एमबीबीएस की डिग्री से, ठीक है। यानी अगर आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए इसलिए आपने लोन लिया है, तो ये डिराइव डिमांड है। ये डायरेक्ट नहीं है कि मैंने लिए और मैं उसको कुछ और चीज़ में कंज्यूम कर ली, ठीक है। तो लोन लेना तो वो क्या हो जाएगा आपका डिराइव डिमांड, ठीक है।
एक होता है डायरेक्ट डिमांड, जिसमें हम कोई भी कमोडिटी लेते हैं, परचेज करते हैं, उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट डिमांड हो गया। और अगर हम जब रॉ मटेरियल्स हो गए, एजुकेशन लोन हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मुझे अभी नहीं याद आ रहा माइंड में, तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, जिसका यूज हम दूसरी कमोडिटी को बनाने में करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मोमेंट इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बताइए क्या होता है, मूवमेंट एंड शिफ्ट में क्या अंतर है? मूवमेंट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड। मूवमेंट क्या होता है, देखिए ये है डिमांड कर्व, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए क्या होता है मूवमेंट, डिमांड में मूवमेंट किस वजह से, डिमांड में जो मूवमेंट है वो दो टाइप से होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है एक्सपेंशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन डिमांड में किस वजह से आते हैं, प्राइसेस की वजह से। ठीक है, देखिए पहले प्राइस इतना था और इसमें कमोडिटी की डिमांड इतनी हो रही थी। ठीक है, प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांड जो है बढ़ गई, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंशन इन डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ गया। मूवमेंट में क्या होता है, यानी प्राइस में चेंज आने से डिमांड में जो इंक्रीमेंट आया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, वही अगर, चलिए मैं इसको इरेज कर लेती हूँ अभी, वही क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, विस्तार, एक्सपेंशन इन डिमांड, यानी डिमांड जो है वो बढ़ गई, प्राइस में कमी हो गई, डिमांड बढ़ गया, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड का विस्तार, मांग का विस्तार, मांग जो है बढ़ गया। अब अगर प्राइस आपकी बढ़ जाए, मान लीजिए प्राइस आपका ये था, क्वांटिटी डिमांड इतनी हो रही थी, प्राइस आपने बढ़ा दी, क्वांटिटी डिमांड जो है वो इतनी हो गई, प्राइस बढ़ी तो क्या हुआ, प्राइस आपका बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी संकुचन हो गया, डिमांड जो है वो कम हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, संकुचन, मांग सिकुड़ गया, प्राइस बढ़ी, मांग कम हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूवमेंट इन डिमांड किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे प्राइस की वजह से होता है। मूवमेंट इन डिमांड कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, पहला हो गया एक्सपेंशन, दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है प्राइस में चेंज आने की वजह से। ठीक है, याद रखिए, इसको याद रखिए, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, याद रखिएगा, प्राइस में चेंज आने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। मूवमेंट किसकी वजह से होता है, प्राइस में चेंज आने से। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड। नो डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमांड में शिफ्ट किसकी वजह से आते हैं, देखिए जो अदर सारे फैक्टर थे, जो कांस्टेंट फैक्टर थे, जिनको हम लोगों ने क्या कहा था अभी कि यहाँ पर डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, ये वाली थ्योरी काम कर रही है, ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, जो कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ प्राइस जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है,
अब देखिए शिफ्ट इन डिमांड में क्या काम करेगा, यहाँ पर जो सारे फैक्टर है वो वेरिएबल है। इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे डिमांड के जितने भी अदर फैक्टर हैं, डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, प्रेफरेंस, वेदर और एक्सपेक्टेशन। ये सारे जो फैक्टर हैं, यानी इन फैक्टर में चेंज आने की वजह से शिफ्ट इन डिमांड आएगा, ठीक है। तो जनरली आपसे पूछा था, तो अक्सर इनकम के केस में पूछा जाता है कि इनकम में चेंज आने से शिफ्ट इन डिमांड आता है। मान लीजिए पहले इकॉनमी में किसी गुड्स की डिमांड जो है पी प्राइस पर किसी कमोडिटी की इतनी डिमांड हो रही थी, ठीक है, डिमांड 1 है, इतनी क्वांटिटी की डिमांड कर रही थी। अब इसमें से कुछ भी कोई भी फैक्टर अगर चेंज हो जाए तो डिमांड कर्व जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, आप किसी चीज़ की डिमांड कितनी कर रहे थे, मान लीजिए आप कोई ड्रेस ही खरीद रहे, महीने में आप 3-4 ड्रेस खरीद ले रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे, कमोडिटी की डिमांड आप इतना कर रहे थे। जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने क्या किया, उसकी डिमांड और बढ़ा दी। तो आपका डिमांड कर्व जो क्या होगा, क्लॉथ का डिमांड जो है मार्केट में बढ़ गया, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका जो डिमांड है वो शिफ्ट हो गया। तो इनकम में चेंज आने से आपका डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, ठीक है। पहले किसी चीज़ की डिमांड आप कम कर रहे थे, अब उसकी फैशन बढ़ गई, तो अब क्या हो गया, आप उसकी डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। तो जो ये सारे फैक्टर हैं जो शॉर्ट टर्म में कांस्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारे फैक्टर वेरिएबल है। तो इन सारे फैक्टर में अगर लॉन्ग टर्म में चेंज आता है तो आपका डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि जो डिमांड कर्व है उसमें शिफ्ट किन कारण से आता है, तो आप बताएंगे कि जो जितने भी अदर फैक्टर हैं जो कांस्टेंट है उनकी वजह से डिमांड में जो है वो शिफ्ट आता है। इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंसेस हो गया, इन सारी वजह से जो डिमांड में शिफ्ट आता है। चलिए बताइए, कोई डाउट है तो। चलिए नेक्स्ट। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसके पीछे रीजन क्या है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, बताइए डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्या कारण है। देखिए थ्री रीजन है जिनकी वजह से डिमांड में जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सबसे पहला है आपका इनकम इफेक्ट, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर है जिनकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ऐसे या ऐसे, ठीक है। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, इनकम आपकी बढ़ गई, आप अपने आप को वेल्दी महसूस करने लग गए, आपने डिमांड क्या कहते हैं बढ़ाई। जैसे क्या इनकम इफेक्ट कैसे होगा, डिमांड क्यों होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, अगर किसी गुड की कमोडिटी की प्राइस, मान लीजिए पहले आप प्राइस यहाँ रख रहे थे, क्वांटिटी की डिमांड आप इतनी कर रहे थे, तो क्या होगा, अगर आपका प्राइस कम हो गया तो आपको क्या फील हो रहा है, यहाँ पर प्राइस कम हुआ आपको लगेगा अरे भाई आप वेल्दी महसूस कर रहे हैं, पहले मेरे पास 100 रुपये थे उसमें मैं अपना कंजम्पशन करती थी, अब चीज़ों की प्राइस कम हो गए तो मेरे पास मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे में आप अपने आप को वेल्दी महसूस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी परचेज करेंगे। तो इनकम इफेक्ट क्या होगा, ऐसे में डिमांड कर्व को नेगेटिव स्लोप करेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे है बताइए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ पर है। आप एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, जैसे जैसे एडिशनल कमोडिटी को आप कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है।
हाँ, तो प्राइस क्यों पे करना चाहेगा? अगर आपको कोई कम्युनिटी, मान लीजिए आप कोई क्रीम, कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो कुछ भी ले लीजिए, जो आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप एक पिज़्ज़ा खाएँ और आपको उससे सैटिस्फैक्शन मिला, तो आपने उसके लिए जितना पे करना चाहते थे आपने दे दिया। लेकिन फिर क्या होगा, आपको उससे पेट भरते जा रहा, तो आप सोचेंगे यार बार-बार क्या इसके लिए मैं 100 रुपए पे करूँ, मैं नहीं करूँगी। तो आप कम पे करने लगते, तो क्या एडिशनल यूनिट जो आपको सैटिस्फैक्शन मिल रहा था वो कम होते जा रहा, तो आप उसके लिए प्राइस भी कम पे करना चाहते हो, ठीक है। चलिए, तो आज के पर हम यही सेशन बाइंड अप करते हैं। ये सारा कुछ हमने डिमांड के बारे में आज पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है। डिमांड के फंक्शन में कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए बाइंड अप करते हैं आज का सेशन यहीं पर। कल हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।